हेलो एवरीवन। सो आज जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, पहला दिन नीट जेई का क्वेश्चन लेके आया था। दूसरा दिन मैंने आईआईटी जैम का लेके आया था। और आज मैं गेट का कुछ जो 2022 में एग्जाम हुआ है उसके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो गेट 2022 में कुछ क्वेश्चन पूछा है। फिर से सीएसआईआर पे जाएंगे, है ना, कल। और फिर सीएसआईआर के बाद वापस से आपको नीट जेई, फिर आईआईटी जैम, फिर गेट, फिर सीएसआईआर, है ना। ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी गेट 2022 में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने लिया है। एक दो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बाकी कुछ ट्रिकी है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 22, एक और अच्छा किया है मैंने कि क्वेश्चन लिखने का जो टाइम बर्बाद होता है उसको ना करते हुए मैंने कुछ ट्राई किया है नया सा। देखते हैं वो कितना हेल्प कर रहा है। ये आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अभी। द पॉइंट ग्रुप ऑफ SF6, है ना। ये SF6 के बारे में पूछ रहा है कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, है ना। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका जो है करेक्ट होगा, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो SF6 है। तो SF6 के लिए तो हमें सबसे पहले तो है कि एक चीज जान लीजिए, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है जिसमें ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम हो जाए, इसका अगर ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम हो जाए तो फिर उसको वो हम उसको कहेंगे कि प्योर ज्योमेट्री में वो है। और प्योर ज्योमेट्री में है, एब्सोल्यूट ज्योमेट्री में है, इसका मतलब उसका जो पॉइंट ग्रुप है वो भी उसका जो है सेम होगा, है ना। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। तो जैसे इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग सबसे पहले तो स्टेरिक नंबर निकालेंगे। तो स्टेरिक नंबर क्या होगा इसका, 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सल्फर में, 6। और प्लस मोनोवेलेंट कितने हैं, 6 फ्लोरीन है। कोई कैटायन एनायन नहीं है तो कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हो कितना रहा है आपका, 1/2 इंटू 12, है ना। तो ये 6 आया। 6 आया मतलब ये sp3d2। तो ये sp3d2 हो गया, मतलब इसका ज्योमेट्री क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। इसमें कोई भी लोन पेयर है। लोन पेयर हम लोग कैसे निकालते हैं, लोन पेयर इक्वल टू होता है आपका स्टेरिक नंबर माइनस बॉन्ड पेयर, है ना। तो स्टेरिक नंबर कितना आया आपका, 6 माइनस बॉन्ड पेयर कितना है, कितने बॉन्ड बना हुआ है, ये 6 बनाया है। तो 6 इक्वल टू 0, मतलब एक भी लोन पेयर नहीं है। और जब लोन पेयर हमारा 0 हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि जो भी इसका ज्योमेट्री है वही उसका शेप होगा। और देखिए ये प्योर एब्सोल्यूट ज्योमेट्री में है, तो शेप भी ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल, तो इसका पॉइंट ग्रुप भी हमारा जो है वो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। तो इसमें से आपका जो है ऑप्शन बी में था आपका आंसर, है ना। ऑप्शन बी में जो ऑक्टाहेड्रल था आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, है ना। इससे बहुत टाइम भी सेव हो रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। ए पॉइंट ओरिजिनली एट 135, है ना। मैं यहाँ लिखते जाऊंगा, वहां क्वेश्चन को देखिए, मैं यहाँ बोर्ड में उसको लिख लूंगा और वापस से फिर पूरा क्वेश्चन लिख के तो कोई फायदा है नहीं, है ना। तो जो जो जरूरत है उस क्वेश्चन का उसको हम लोग लिखेंगे। पॉइंट ग्रुप ओरिजिनली एट 135, है ना, 135 है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सिमेट्री ऑपरेशन इसका करते हैं। सिमेट्री ऑपरेशन नाम दिया है O1। अगर इसको O1 लेके जा रहे हैं तो ये चेंजेस हो जा रहा है किसमें हमारा, -1 -3 एंड 5, -1 -3 एंड 5। फिर से एक और हाँ, सब्जेक्ट टू अनदर सिमेट्री ऑपरेशन O2, फिर से एक और देते हैं तो पॉइंट ग्रुप चेंज जो तो उसका पॉइंट जो है वो चेंजेस हो जाता है। कैसे, तो हम लोग O2 एक और कर देते हैं और ये -1 -3 -5। ठीक है, तो ये 3 में आ गया। अभी देखते हैं इसका जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन कौन सा सिमेट्री करने से हमारा ये प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए वापस आते हैं, देखते हैं बोर्ड पे। तो हमने ये लिख लिया था, आपका क्वेश्चन यही है कि ये पहला ऑपरेशन जब होता है सिमेट्री ऑपरेशन, मतलब एक चेंजेस O1 में ये बनता है, O2 में ये बनता है। तो इसको सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको x, y और z कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, है ना। तो सबसे सिंपल है, इसको ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा x, y और ये z। ठीक है, तो x, y, z, तो यानी कि ये 1 है, ये 3 है और ये 5 है, ऐसे मान के चलिए। अब क्या होगा कि पहला सिमेट्री रोटेशन के बाद हमको ये चाहिए, तो ये लाने के लिए 1 जो है वो माइनस, मतलब x उधर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और z अपने पास ही रहेगा। तो z तो यहीं पे रह गया। इसको थोड़ा सा और उधर बनाते हैं, आपके लिए समझने में इजी होगा। हाँ, z तो हमारा ऐसे ही रहा,
है ना, जेड डायरेक्शन, जिसको कि हम लोग 5 कह रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारा जो एक्स है वो इस साइड आ गया, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, एक्स आ गया हमारा इधर में, तो ये अब हमारा 1 जो है वो -1 हो गया, माइनस एक्स है। और जो y है ये भी -3 है, तो ये नीचे आ गया, ये आ गया नीचे। मतलब क्या चेंजेस हुआ देखिए, -3, ये -y है। क्या चेंजेस हो गया हमारा कि हमको ऐसा करना है कि z एक्सिस को पकड़ना है और इसको रोटेट करना है ना, कितना 180 डिग्री। अगर इसको 180 डिग्री रोटेट करते हैं, देखिए 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये यहां आ जाएगा इस जगह में 180 रोटेशन में। इसको अगर 180 रोटेशन देते हैं तो यहां पे आ जाएगा। तो 180 रोटेशन का मतलब हो गया, है ना, 180 डिग्री रोटेशन मतलब उसको हम लोग कहते हैं C2 फोल्ड, है ना, C2 फोल्ड रोटेशन। C2 तो हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कौन से डायरेक्शन में हुआ यहाँ पे, यहाँ हम लोग Z डायरेक्शन को पकड़ के C2 रोटेशन दिए, यानी कि Z को स्टैटिक रखें और इसको रोटेट किए, है ना। तो यहाँ पर C2Z हमने कर दिया, तो ये पहला स्टेप आ गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, यहाँ पे कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा O2, ये O1 ऑपरेशन हो गया हमारा। O2 ऑपरेशन में क्या है हमारा, -1 -3 वो तो फिक्स है, मतलब -1 और -3 फिक्स करना है, सिर्फ Z को जो है इसको उधर ले जाना है। तो कैसे क्या करना होगा, एक मिरर लगा दीजिए एक्स और वाई प्लेन में, है ना। सपोज कि ये आपका एक्स और वाई प्लेन है इस बोर्ड में, और Z जो है ये बोर्ड के अभी ऊपर में है ना। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एक मिरर लगाया तो y और x के अलोंग जो मिरर जाएगा उसमें y और x को तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन जो z इधर रिफ्लेक्ट हो रहा था इस टिप पे वो अब अंदर तरफ चला जाएगा, बोर्ड के अंदर तरफ वो रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो अब जो है ये रिफ्लेक्शन करने के लिए हमको एक्स वाई प्लेन, तो इसको सिग्मा प्लेन करेंगे, किसमें, एक्स वाई में अगर हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये ऐसे बना हुआ है माइनस, है ना, -x है जिसको हम लोग -1 मान के चल रहे हैं, -y है जिसको हम लोग -3 मान के चल रहे हैं, और जो z था इधर ये मिरर के कारण अंदर तरफ चला गया, है ना। तो z हमारा -z हो गया और ये आपका -5। इसका मतलब ये हो गया -1 -3 -5। इस केस में क्या बना था आपका, -1 -3 और 5, है ना। तो ये ऑपरेशन हो गया आपका एक C2Z एंड सिग्मा। मतलब पहले ऑपरेशन जो आपका है C2, मतलब जो भी ऑप्शन में आपका ये रहेगा C2Z एंड सिग्मा प्राइम एक्स वाई, यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस ऑप्शन में ये है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। तो देखिए पहला ऑप्शन है C2 एक्स डायरेक्शन में करते हैं तो ये नहीं होगा, C2 Z डायरेक्शन में करते हैं, करेक्ट। तो हमको लगता है ऑप्शन बी आपका सही होगा, है ना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी में पहले उसने सिग्मा कर दिया, उसके बाद फिर C2Z रोटेशन किया है, नहीं वो पॉसिबल नहीं है ना। पहले ही सिग्मा कर देंगे तो -5 हो जाएगा और 1 और 3 प्लस में रहेगा, लेकिन वहां पर कह दिया है कि दैट शिफ्टेड द पॉइंट -1 -3 एंड 5 O1 रिफ्लेक्शन में, है ना। तो वो तभी हो सकता है जब किसी एक एक्सिस को पकड़ के बाकी दोनों को C2 रोटेशन दे, है ना। तो C2 रोटेशन किसी एक एक्सिस के थ्रू अगर करेंगे तो बाकी दोनों प्लस से माइनस में जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक हम बोर्ड को मिटा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपका बनते जाएगा, है ना। क्वेश्चन बहुत इजी है और मैं पूरा 2022 का जो पेपर है आपका नीट का हो या गेट का हो या CSIR का पूरा कंप्लीट उसको सॉल्व करेंगे, है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे आते जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए सेकंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन ऑलवेज द RNS इक्वेशन द SI यूनिट ऑफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स। कुछ नहीं देखना है इसमें, सेकंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का जो है आपको क्या करना है, यूनिट बताना है। यूनिट अगर मिल गया उसका सेकंड ऑर्डर का यूनिट किसका, वही आंसर है ना। गेट ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। तो चलिए आइए इसको बनाते हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए हमें बोला है, तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो है सबसे पहले कोई भी ऑर्डर आप निकालिए। मान लेते हैं nth ऑर्डर के लिए आप निकाल रहे हैं, है ना। सबसे सिंपल है, आप आज इसे सेकंड ऑर्डर के लिए पूछा है, कल हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछे, फिर जीरो ऑर्डर के लिए पूछे, है ना। तो जिस भी ऑर्डर के लिए पूछे आप क्या करेंगे, उसको आप सबसे पहले जो है लेकर के आएंगे, एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है उसमें डालेंगे, आपको कोई भी ऑर्डर का निकल जाएगा। जैसे सिंपल सा फॉर्मूला, हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं उसके पहले हम आपको बता देते हैं वो कॉन्सेप्ट की किस तरह से हम उसको डील करेंगे, करेक्ट। तो आ जाते हैं यहाँ पर, कोई भी nth ऑर्डर के लिए अगर आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लिख लीजिए मोल, है ना, पर लीटर, सॉरी मोल लीटर, यहाँ मीटर क्यू दिया हुआ है तो आप इसको मीटर क्यू में ही लेके जाइए, है ना।
मीटर क्यूब, है ना, एंड देन मतलब पर मीटर क्यूब होगा, तो यानी कि ऐसे कीजिए या फिर यहाँ पर -3 दे दीजिए, और फिर आपका हो जाएगा ये तो हो गया कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम तो आपका सेकंड में है, इनटू 1 बटे यहाँ पर फिर से लिखिए मोल मीटर क्यूब, है ना, और यहाँ पे लिख दीजिए n, ये ऑर्डर निकालने के लिए, है ना, मतलब किसी भी चीज का ऑर्डर निकालने के लिए, अगर हम लोग nth ऑर्डर नहीं, अगर हम हाँ nth ऑर्डर के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ n लगा हुआ रहेगा। अब देखिए अगर आप 0 ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, सपोज n इक्वल टू 0 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ तो लिखा हुआ है मोल मीटर क्यूब सेकेंड इंटू 1 बटे मोल मीटर क्यूब, n क्या है 0, 0 होगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए ये तो 1 हो गया, तो इसका मतलब हो गया ये मोल मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, हो गया ये हो गया 0 ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का आपका क्या कहते हैं यूनिट। अगर मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसी फॉर्मूला में बैठाइए मोल मीटर क्यूब सेकेंड इंटू 1 बटे मोल मीटर क्यूब, यहाँ पे 1 डाल दीजिए, अब 1 डालें मतलब ये पूरा का पूरा यही रहेगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच क्या रहा है पर सेकेंड, ये हो गया यूनिट आपका फर्स्ट ऑर्डर का, करेक्ट। अब अगर मान लेते अभी जो मेरा क्वेश्चन है वो n बराबर 2 दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना, और मोल मीटर क्यूब सेकंड इंटू 1 बटे मोल मीटर क्यूब का स्क्वायर, ये स्क्वायर को काट दीजिए इस पूरे के साथ, है ना, कट गया, यानी कि एक बचा ये, तो ये हो जाएगा आपका, अब जो पॉजिटिव है उसको पहले लिखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा मीटर क्यूब मोल इनवर्स, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स होगा, ये माइनस है ऊपर जाएगा तो इनवर्स है ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में आएगा, सेकंड ये इनवर्स आ जाएगा, है ना, तो ये यूनिट आप इस क्वेश्चन में देखिए कहीं पर अगर है तो वही आपका आंसर है। चलिए देखते हैं एक बार, मीटर क्यूब मोल इनवर्स पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ, तब तक मैं बोर्ड मिटा देता हूं, आप पढ़ लीजिए उसको, ठीक है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2S गैस रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ रोबेडॉक्सिन, ओके, क्या क्या पूछा है, रोबेडॉक्सिन, ठीक है, ओके, और रुब्रेडॉक्सिन, उसके बाद 2 आयरन फेरोडॉक्सिन, ओके, 2 आयरन फेरोडॉक्सिन, फिर आया 4 आयरन फेरोडॉक्सिन, ओके, 4 आयरन फेरोडॉक्सिन, ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें विथ मिनरल एसिड, है ना, मिनरल एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराना, लिख लेता हूं जो है मिनरल एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराएगा। तो चलिए आ जाते हैं बोर्ड पे, देखते हैं क्या होगा आंसर, है ना। तो रुब्रेडॉक्सिन है, 2 आयरन फेरिडॉक्सिन है, 4 आयरन फेरिडॉक्सिन है और मिनरल एसिड है। यहाँ पर हो सकता है नेक्स्ट ईयर अगर सेम क्वेश्चन को पूछे तो वो 3 आयरन फेरिडॉक्सिन भी दे दे, तो हम वो भी लिख लेते हैं, है ना, क्वेश्चन में नहीं है वो, लेकिन हम उसको भी लिख लेते हैं, है ना। तो 3 आयरन ये बच गया, तो इसको क्यों छोड़ दें, है ना, फेरेडॉक्सिन, है ना, 3 आयरन फेरेडॉक्सिन। मिनरल एसिड के साथ वही रिएक्शन करेगा जो इनऑर्गेनिक सल्फर उसमें मौजूद रहेगा, है ना। कौन रिएक्शन करेगा, जो इनऑर्गेनिक सल्फर उसमें मौजूद होगा, ऑर्गेनिक सल्फर रिएक्शन नहीं करेगा। हम देखेंगे इनऑर्गेनिक सल्फर कौन सा है, ऑर्गेनिक सल्फर कौन सा है। जो सल्फर आपका मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, दो मेटल के बीच में अगर वो सल्फर आ रहा है, दैट इज इनऑर्गेनिक। अगर हम देखेंगे कि ये सल्फर है, इधर भी मेटल है और इधर भी मेटल है, तो ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक सल्फर। अगर देखेंगे कि ये सल्फर है आपका मेटल के साथ और इधर से जाकर के कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सपोज कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक सल्फर, करेक्ट, इसको ऑर्गेनिक सल्फर कहेंगे। और ऑर्गेनिक सल्फर जो है मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ इस तरह का जो लिंक रहेगा इनऑर्गेनिक सल्फर, वही सिर्फ मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। इसको आप दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। अब बात आती है
कि इसमें से कैसे पता करेंगे, है ना, कि रुबिडक्सिन, फेरिडक्सिन और फिर 342 जो भी फेरिडक्सिन है इसमें कितने इनऑर्गेनिक है कितने ऑर्गेनिक है। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे हम रुबिडक्सिन को ले लेते हैं तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, FeX और सल्फर Y, यहाँ पर जो है ये Y जितना भी है ये आपका होता है नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फर, है ना। Y जो है वो नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फर, और जितना Y रहेगा उतना ही H2S, क्योंकि मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा इनऑर्गेनिक सल्फर, तो जितना इनऑर्गेनिक सल्फर रहेगा उतना ही H2S बन के वो निकलेगा, है ना। तो अगर एक रहा इनऑर्गेनिक तो एक H2S निकलेगा, दो रहा तो दो H2S निकलेगा। मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन यही है कि कितने इनऑर्गेनिक सल्फर, है ना, मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन कराने का मतलब, ठीक है। तो अब जैसे रुब्रेडॉक्सिन की बात करेंगे तो ये क्या है हमारा Fe और यहाँ पर सल्फर 0 इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। Fe सल्फर 0 मतलब यहाँ पर इनऑर्गेनिक सल्फर जो है ये यहाँ पे 0 है, तो 0 है इसका मतलब पहला आंसर तो रुब्रेडॉक्सिन के साथ जो ऐसे रिएक्शन करेगा तो H2S कितने निकलेगा, तो 0 निकलेगा, इनऑर्गेनिक सल्फर है ही नहीं। 2 आयरन फेरिडॉक्सिन है, तो कैसे दिखता है ये, आयरन आयरन, ये हो गया सिस्टीन 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 सिस्टीन। सिस्टीन क्या है, अमाइनो एसिड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो सल्फर है वो उधर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ जो सल्फर है वो कार्बन, मतलब ये सब हमारा ऑर्गेनिक हो गया, ये दोनों इनऑर्गेनिक हो गया क्योंकि दो मेटल के बीच में आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये सिस्टम कौन सा हो जाएगा हमारा, Fe2S2 ये सिस्टम हो जाएगा, है ना, जो ये X और Y है। तो ये 2 आयरन सिस्टम है, X बराबर 2 हो गया और 2 इनऑर्गेनिक सल्फर है, इसका मतलब कितने H2S निकालेगा, ये 2 H2S निकालेगा, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, है ना। आयरन से मतलब नहीं है, ये 2 सल्फर है इसलिए 2 आयरन निकालेगा। अब देखिए कैसे, यहां पर अगर पूछेगा कि कितने हमारे इनऑर्गेनिक सल्फर है, तो आगे हो सकता है किसी और तरीके से ये क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैं पूरा मैं आपको बता देता हूं। इनऑर्गेनिक सल्फर यहाँ देखिए 1 और 1 2 है, जो कि मेटल के बीच में सैंडविच है ना, इस तरह का केस है, तो 2 है। और कितने ऑर्गेनिक सल्फर है, 1 2 3 4, क्योंकि सिस्टीन में जो है वो सल्फर रहता है जो कि कनेक्टेड रहता है आयरन से, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सल्फर कितना है, 4। आयरन का नंबर कितना है, तो 2। तो हो सकता है कि किसी एक पार्टिकुलर एग्जांपल को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछे, तो इस तरह से आप तैयारी कीजिएगा, है ना। तो यहाँ का हमने 2 लिख लिया, अब उसको लिखते हैं 4 आयरन रिडक्शन, 4 के पहले 3 को जाएंगे, 3 से फिर 4 में जाएंगे, है ना हम लोग। तो इसको मिटा देता हूं, ये वाला समझ में आ गया है ना। और फॉर्मूला को यहाँ रहने देते हैं, जो फॉर्मूला से हम लोग कर रहे थे, FeX और सल्फर Y, है ना। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसमें 3 आयरन फेरिडॉक्सिन में। ये कैसे दिखता है, एक आप क्यूब बनाइए, सिंपल है, बता देंगे कैसे बनाएंगे। क्यूब बना लीजिए, है ना, और फिर ऐसे ऐसे ऐसे। अब इस क्यूब में आप क्या कीजिए, क्यूब बनाने के बाद क्या कीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए और इसको मिटा दीजिए, इस तरह का क्यूब, है ना। मतलब कि ऊपर छत टाइप का बना हुआ है और नीचे में ऐसे दीवार टाइप का बना हुआ है ना। अब इसमें क्या कीजिए, अल्टरनेट लगा दीजिए, यहाँ पर ये सिस्टम हो जाता है आपका Fe3 एंड S4, है ना। इसका मतलब इनऑर्गेनिक सल्फर कितने हैं, 4 हैं। देखिए कैसे, अगर इसको Fe कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिस्टीन लगाना होगा, है ना, आयरन के साथ। ये सल्फर हो गया तो यहाँ आपको आयरन लगाना होगा, फिर यहाँ पर सल्फर हो जाएगा, फिर आपका जो है यहाँ सल्फर हो जाएगा, यहाँ आयरन हो जाएगा, 1 2 3 आयरन हो गया, यहाँ पे सल्फर लग जाएगा, तो यहाँ पर सिस्टीन लग जाएगा, यहाँ पे सिस्टीन लग जाएगा। और देखिए ये सल्फर इस दोनों मेटल के सब अल्टरनेट है ना, किसी के साथ भी देखिए दो जगह एक दो आयरन एक साथ नहीं है, दो सल्फर एक साथ नहीं है ना। तो ये सल्फर 1 2 ये भी सैंडविच है, 3 ये भी देखिए सैंडविच टाइप का है, 4 तो 4 सल्फर हो गया। और तो यहां पर आप करेंगे इनऑर्गेनिक सल्फर कितने हैं, 4। ऑर्गेनिक सल्फर कितने हैं, जितने सिस्टीन होगा, है ना, वो सल्फर के थ्रू ही ज्वाइंट रहता है अमाइनो एसिड, 1 2 3 3। आयरन कितने हैं, तो 3 है। तो इस जगह में भी अगर बात किया जाएगा कि कितने H2S निकलेंगे यहाँ से, तो जितने इनऑर्गेनिक सल्फर है उतने ही निकलेंगे। तो कितने निकलेंगे यहाँ से भी, सॉरी 3 नहीं निकलेगा, हम आयरन के नंबर पे डिपेंड रहता ही नहीं है, ये 4 निकलेगा, ठीक है। अब सबसे इजी है
आपको इसलिए वो कंफ्यूज नहीं किया है Fe3। अगर किसी ने अगर तुक्का भी लगाया होगा कि जितने आयरन है उतना इनऑर्गेनिक सल्फर कर देते हैं, तो वो भी किया होगा बच्चों ने, है ना, तो भी सही हो गया होगा। लेकिन खैर वैसा नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये 3 के साथ पूछ दे और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और 3 सल्फर लिख देंगे, है ना, 3 H2S निकलेगा, ये कह सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं 4 आयरन फेरिडॉक्सिन में। अब आयरन को 4 करना है तो एक और बॉक्स को हमको पूरा करना होगा, तो हम इसी में बना देते हैं। ठीक है, कैसे? तो इस बॉक्स को जैसे पूरा था वैसे पूरा कर दीजिए, ऐसे ऐसे। अब देखिए ये सल्फर है और ये सल्फर है, तो यहाँ पर हम आयरन आराम से भर सकते हैं। किसी भी आयरन अगल बगल में आयरन है नहीं, तो एक 16 खाली जुड़ जाएगा। अब जो ये डेटा है वो डेटा चेंज हो जाएगा हमारा। इनऑर्गेनिक सल्फर कितने हैं? 1 2 3 4, और तो कोई इनऑर्गेनिक सल्फर नहीं है, करेक्ट। ऑर्गेनिक सल्फर कितने हैं? 1 2 3 4, ऑर्गेनिक सल्फर 4 हो गया, आयरन भी 4 हो गया, है ना। तो हम लोग यहाँ करेंगे ऑर्गेनिक सल्फर 4, आयरन भी 4। तो इस सिस्टम में भी आप देखिए कितने इनऑर्गेनिक सल्फर है? 4, तो कितने H2S निकलेगा? 4। तो यहाँ पर भी 4 कर दीजिए। हमारा क्वेश्चन हमें पूछा था रुब्रिडॉक्सिन, आयरन फेरिडॉक्सिन और मतलब 2 आयरन फेरिडॉक्सिन और 4 आयरन फेरिडॉक्सिन में, तो 0 2 4 जहां पर भी रहेगा ये ऑप्शन 0 2 4 वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, 0 2 4 ऑप्शन नंबर बी, है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए एक और क्वेश्चन है, टाइम परमिट्स, हाँ हमें कर देता हूँ, एक और क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन क्या है। ये वाला क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा है। द कंपाउंड्स दैट सेटिस्फाई, मतलब ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक तो एमसीक्यू आपने किया, ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। मैं बोर्ड मिटा देता हूँ, तब तक आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको गेट 2022 में पूछा है और बिलीव कीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो आने वाला है गेट का एग्जाम, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से भी हम क्वेश्चन देना शुरू करेंगे आपको। तो इसको हम बोर्ड में लिखते जाते हैं। द कंपाउंड्स दैट सेटिस्फाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में हमको जानना है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में हमको जानना है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, उसको 18 से डिवाइड कर दीजिए। अगर हो जा रहा है डिविजिबल तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ एटॉमिक नंबर से कोई मतलब नहीं है ना, ये हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन देख लिया, सेम क्वेश्चन को मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। हर एक ऑप्शन के लिए मैं निकालूंगा कि वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं, ऑप्शन नंबर ए में क्या था आपका जो था उसको हम इस फॉर्म में निकाल दिए। रोडियम कितना था? 3, तो 3 रोडियम ले लिया। इसको इस फॉर्म में निकालेंगे तो ज्यादा आसानी होगा आपके लिए। और फिर यहाँ पर आपका ये साइक्लोपेंटाडाइन है ना, कितने हैं? 3 है और ये 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप ईटा 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोनिल, ब्रिज हेड कार्बोनिल है, कितने हैं? तो ऐसा कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3, तो 3 है। इस मॉलिक्यूल के लिए जब हम लोग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या करेंगे? रोडियम हमारा कहाँ पर आ रहा है? आप देखेंगे रोडियम हमारा आ रहा है आपका इस पे। एक काम करते हैं, एक पीरियोडिक टेबल का जस्ट लिस्ट बना देते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे आपका आ जाता है स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब देखिए रोडियम कहाँ आता है हमारा? आयरन के इसमें आ जाएगा, तो रोडियम आयरन, सॉरी रोडियम इसमें नहीं आएगा, इसमें तो रुदेनियम आता है और ऑस्मियम आता है। कोबाल्ट, हाँ कोबाल्ट में आएगा, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम आता है ना सबका। निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम होगा। मैंगनीज, टेक्नेटियम, रेनियम होगा। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, है जो भी है। अब आ जाते हैं हमारे किसमें? कोबाल्ट वाले केस में, है ना। कोबाल्ट में कितना होता है? तो इसमें आपका देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इसमें 9 होगा, है ना। इसमें 9 होगा, तो 9 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? 5 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 5 इंटू 3, ये प्लस होगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 2 2 इंटू 3। और उस स्ट्रक्चर में आपने देखा था, आप देख लीजिए एक बार फिर से, ऑप्शन नंबर ए में मेटल मेटल बॉन्ड 3 बना रहा है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके लिए, तो प्लस 6 कर दीजिएगा। टोटल निकालिए, ये 27 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो गया यहाँ पे? 12 18 24, 4 2 2 4 और 1 5, 54 हो गया। 54 क्या 18 से डिविजिबल है? हाँ 3, है ना, 18 से डिविजिबल है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो जो हमारा ऑप्शन ए है ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक जगह इसको लिखते हैं, नीचे वाला जो बनाए हैं उसको मिटा करके फिर ऑप्शन बी के बारे में भी हमें देखना है ना, तो इसलिए हम इसको जो है यहाँ पर मिटा देते हैं और ऑप्शन बी के लिए देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में आपका है, स्ट्रक्चर देख लीजिए,
है ना। ऑप्शन बी में जो है मॉलिब्डेनम 2 है, एक मेटल मेटल बॉन्ड है, 2 ब्रिज हेड क्लोरीन है और 2 टर्मिनल क्लोरीन है और साइक्लोपेंटाडाइन जो है आपका 2 है ना। तो इसको यहाँ पर बोर्ड में हम इस फॉर्म में बनाते हैं तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा, है ना। तो ये आपका हो गया किसके साथ है, मॉलिब्डेनम लिया है ना। मॉलिब्डेनम कितना है 2, और ये क्या क्या है साइक्लोपेंटाडाइनल कितना है हमारा 1 2 2 है, और μ2 है ना, ये जो है क्लोरीन जो 2 है ये हमारा 2 है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, है ना, क्योंकि 2 साइड में जा रहा है इसलिए। और टर्मिनल क्लोरीन भी हमारे पास 2 है, और भी कुछ है इसमें। तो मॉलिब्डेनम 2 क्लोरीन, 2 ब्रिजहेड क्लोरीन और 2 साइक्लोपेंटाडाइनल, बस इतना ही है, ठीक है। और मेटल मेटल बॉन्ड कितना था 1, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, वो भी जोड़ देंगे। अब मॉलिब्डेनम कहाँ आता है देखते हैं, क्रोमियम वाले केस में आएगा, क्रोमियम मॉलिब्डेनम, है ना, टंगस्टन। तो मॉलिब्डेनम यहाँ आ गया। मैग्नीज, मैग्नीज में तो आ जाएगा आपका टेक्नेटियम और रेनियम, है ना। तो मॉलिब्डेनम यहाँ पर आ जाता है, ये आपका हो गया 26 25 24 तो 4 और 2 टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका 6, तो 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ब्रिज हेड है इसीलिए, है ना, 2 मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर हो जाएगा आपका कितना 2 इंटू 2, ये क्लोरीन है तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर हो जाएगा आपका प्लस 1 इंटू 2 और प्लस एक मेटल मेटल बॉन्ड है इसमें मॉलिब्डेनम में, तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये 2 लिख लेंगे हम लोग। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, ये 12 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 कितना आया 12 10 22 4 26 28 30, है ना। तो 30 है तो 18 से डिविजिबल है नहीं, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। अब ऑप्शन नंबर सी में जाते हैं, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या है। हाँ ये वाला करते हैं, क्या है आपका आयरन 2 है, 2 कार्बोनिल है जो कि ब्रिज हेड में है और ब्रिजिंग कार्बोनिल है, और 2 टर्मिनल क्लोरीन है और 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल। चलिए इसको बनाते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी में हम लोग लिखते हैं, यहाँ यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपका है 2 आयरन है, आयरन, और साथ में आपका है कितना है साइक्लोपेंटाडाइनाइल आपका 1 2 है, और ब्रिज हेड कार्बोनिल है 2, और साथ में आपका टर्मिनल क्लोरीन है 2, ये है। और मेटल मेटल बॉन्ड कितना था इसमें, मेटल मेटल बॉन्ड आपका सिर्फ एक था, आयरन और आयरन के बीच में बॉन्ड, ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब आयरन, आयरन कहाँ आ रहा है 26, तो 26 हो गया तो 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो 8 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, है ना। तो सॉरी 1 इंटू 2 होगा यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि हम जिस इसको फॉलो करके आ रहे हैं कंट्रीब्यूशन इनटू जितने नंबर है ना, और प्लस एक मेटल मेटल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 16 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया 16 10 26 और 4 26 और 4 30, हाँ 30 32 34 34 18 से डिविजिबल है नहीं है ना, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी के बारे में देखते हैं, तो हम ऑप्शन नंबर डी में लेके जाते हैं आपको। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को जो है हम यहाँ, आप जब तक स्ट्रक्चर को देखिए हम सेम चीज को यहाँ फॉर्मूला में बना लेते हैं कि किस तरह से होगा। इसमें हम सीधे फॉर्मूला में क्या लिखेंगे इसको हम सीधे बना देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर डी में जो है आपका देखिए एक ऑस्मियम, हम यहाँ एक बार बता देते हैं, एक ऑस्मियम देखिए जो लगा हुआ है एक बेंजीन के साथ ऊपर में, है ना, उसमें देखिए 6 कंट्रीब्यूशन होगा वहां पे, उससे कोई मतलब नहीं, इधर मिथाइल है उधर आइसोप्रोपाइल है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऊपर में जो लगा हुआ है वो 6 कंट्रीब्यूशन होगा, इधर क्लोरीन के साथ 1 कंट्रीब्यूशन होगा, नाइट्रोजन जहां जहां लगा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, और एक प्लस है मतलब एक माइनस, मतलब प्लस जहां पर भी रहेगा उसको माइनस कर देंगे, और माइनस रहेगा तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, है ना। तो इस केस में क्या हो गया ऑस्मियम के साथ है, ऑस्मियम कहां पर है हमारा इस जगह में, तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। तो कितने ऑस्मियम थे इसमें, एक ही ऑस्मियम था, तो 8 प्लस और क्या था इसमें एक 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कर रहा था, प्लस जो बेंजीन रिंग था, और उसके बाद फिर क्लोरीन था तो एक क्लोरीन कंट्रीब्यूट कर रहा है,
फिर 2 नाइट्रोजन था, तो 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 और प्लस 2 कर देते हैं, 2 नाइट्रोजन था। और एक कैटायन था, तो कैटायन को हम लोग हमेशा माइनस करते हैं और एनाइन को हम लोग हमेशा प्लस कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं ना, कैटायन से माइनस कर देते हैं और एनाइन में हम लोग जोड़ देते हैं। तो अब आ जाते हैं, कितना है, 8 6 14 14 15 15 और 2 17 19 19 से 1 गया तो 18, तो ये तो 18 से डिविजिबल है ही। तो इसका मतलब ये डी, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आपका एमएसक्यू में जब भी आएगा तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में आप इसको करेक्ट करेंगे। तो क्या है ऑप्शन, देख लीजिए ए और डी में, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी आपका होगा जो सेटिस्फाई कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, ठीक है, करेक्ट। तो ये रहा आपका गेट का क्वेश्चन। कल वेट कीजिए, आपको सीएसआर का क्वेश्चन भी मिलेगा 2 3, ठीक है। उसके बाद वापस से हम लोग नीट के इसमें आ जाएगा। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे आप हमारे क्लासेस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम और ज़्यादा तरीके ये से क्वेश्चन लाएंगे, बहुत पीजीटी भी इन्वॉल्व कर देंगे, सारा तरह का क्वेश्चन को मैं इन्वॉल्व कर दूंगा। आप जितना ज़्यादा उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, है ना। एक्सक्लूसिवली हम चाहते हैं कि हमारे जो दुमका झारखंड में है, यहाँ आप देखेंगे एजुकेशन का जो मतलब केमिस्ट्री के प्रति जो लगाव है वो बहुत कम है। और मेरा जो एम है इस चीज को डेवलप करना, कि आप केमिस्ट्री के प्रति लगाव देखिए। केमिस्ट्री ही एकमात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वहाँ जा सकते हैं इजीली, है ना, एमएससी के बाद। तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो मेरे से हमसे रिक्वेस्ट, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे वो आप पढ़ा रहे होंगे कोई कोचिंग में या कुछ भी कर रहे होंगे, तो आप बच्चों को केमिस्ट्री की तरह ही समझाइए, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं दीजिए, है ना। शॉर्टकट के चक्कर में और एक्सेप्शन के चक्कर में वो इस सब्जेक्ट से दूर हटते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से समझिएगा तो बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।